कंदासीं इन इशू खे, ऐं असां सां गॾु एक्सपर्ट्स बि हूंदा। राइट नाउ आई वांट टू डिस्कस जो अॼु क़ाइमा कमेटी आहे पार्लिमानी उमूर जी, हुननि जेको इलेक्शंस एक्ट में अमेंडमेंट ऐं तरमीम पार्लियामेंट मां हाणे क़ाइमा कमेटी में आई, हाणे क़ाइमा कमेटी जी मंज़ूरी खां पोइ वापसि पार्लियामेंट वेंदी। लॻे ईअं थो कि हिन एक्ट में तरमीम करे हिन आइन ऐं कानून में तब्दीली आणे PTI के रिजर्व सीट्स न मिलंदियूं। डिस्कशन करण लाइ मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा हैं एडवोकेट अहमद अवैस साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। अहमद अवैस साहब, जो आज बातें हुई हैं क़ाइमा कमेटी पार्लिमानी उमूर की इजलास में, जिस तरीके से यकीनन हम जानते हैं कि वहाँ से भी अप्रूव हो गया है, कोई 4 ने उसकी मुखालफत की और 8 ने उसके हक में वोट दिया। आपकी नज़र में अब रास्ता साफ हो गया है, राह हमवार हो गई है, PTI को अब तो ये 41 सीट्स रिजर्व्ड नहीं मिलेंगी? कोई आपने सोचा कि सर क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि अब तो ये आइन बनने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये लेजिस्लेशन जब इस तरीके से की जाए ना, तो ये बदनीयती पे मबनी होती है, क्योंकि इवेंट स्पेसिफिक अगर कोई लेजिस्लेशन होगी या कोई पर्सन स्पेसिफिक होगी तो उसकी कानूनी हैसियत कोई नहीं होती। और यहाँ पर भी आप देखिए कि कानून सुप्रीम कोर्ट के एक फुल कोर्ट के फैसले को नलीफाई करने के लिए ये तरीकेकार जो है अपनाया जा रहा है। ना पार्लियामेंट इस काम के लिए बनी हुई है, ना आइन इस मकसद के लिए बनाया गया था। ये अब्यूज ऑफ अथॉरिटी है ऑफ पार्लियामेंट की, जिसको ये ऐसे लोग चोर दरवाजे से पार्लियामेंट में घुसे हैं और वहां पे घुसने के बाद वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे मुस्तकिल अपना वक्त पूरा करें, और उसके लिए हर वो हथकंडा जो है वो आजमाने के लिए तैयार हैं और करने के लिए तैयार हैं ऐसा काम, जिससे कानून भाड़ में जाए, आइन का कुछ रहे ना रहे, लेकिन ये लोग बचे और इनकी दौलतें और इनकी एसेट्स हैं वो बचे रहे। इस तरह ना निज़ाम चलता है, ना हुकूमत चलती है, और मुल्क तबाह हो जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुंच चुकी है, हमारे सामने है। इसलिए ये होश का नाखून लें और इनको चाहिए मिल के एक ही काम करें कि आइन को मजबूत बनाने के लिए राउंड टेबल बनाएं, एक कॉन्फ्रेंस करें जिसमें आइन बुनियाद के ऊपर अहमद साहब वाज़ेह है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, तौर पर ये फैसला करें, कमिटमेंट करें। अहमद साहब वाज़ेह है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, फिर PTI क्या करेगी? नहीं, वो नहीं करेगी तो PTI के पास तो बहुत सारी ऑप्शन है, तो कोई बात नहीं है। देखिए, PTI को गिरफ्तार करके उन्होंने इमरान खान को देख लिया, वो नवाज शरीफ नहीं है कि पाँव पकड़ेंगे और स्पाइनलेस इंसान की तरह उसके बाद 6-10 साल का एग्रीमेंट करके चले जाएंगे और पाकिस्तान की लूटी दौलत से अपना बिजनेस करेंगे। इमरान का ओरना बिछोरा पाकिस्तान है, वो यहाँ ही रहेगा। वो जिस हालात में उसको रखा हुआ है, वो इसके बावजूद उसने कोई इस बात का कहीं पे गिला नहीं किया। तो मसला ये है कि हमारे पास अभी तो देखिए, अभी तो ये एक बड़ा सॉफ्ट सा किया ना इन्होंने कि वहां पे वो हंगर स्ट्राइक की, कुछ देर के लिए धरना दिया, कुछ किया, लेकिन हमारे पास कोई स्ट्रीट पार की कमी नहीं है। वो वक्त आने के हम इंतजार में हैं। बड़ा भरपूर तरीके से इसका मुजाहरा होगा और पूरी पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर इसमें शामिल होंगे। पूरी की पूरी हमारे इलेक्टेड मेंबर जो है ऊपर से नीचे तक वो सब शामिल होंगे जब कॉल आएगी उसकी। वो वक्त ना आए। हम नहीं चाहते कि कोई कंसल्टेशन की जरूरत हो, लेकिन जब ये इस किस्म के हालात पैदा करेंगे तो सब कुछ करना पड़ेगा। और ये इस किस्म के लेजिस्लेशन से क्या ये कामयाब हो जाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट में स्ट्राइक डाउन हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अगर ऐसे नलीफाई करने लगे तो मुल्क का निजाम खत्म हो जाएगा। तो PTI इंतजार करेगी कि ये मंजूरी कंप्लीट हो जाए दोबारा पार्लियामेंट से और फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? सर नहीं, वो प्रोसेस तो उसी तरह ही होगा, लेकिन हम 5 तारीख को एक कॉल दी हुई है पूरे मुल्क में एहतजाज की, वो इंशाल्लाह बड़ी भरपूर होगा उसका अरेंजमेंट। अभी उसके साथ साथ और भी मामला आगे चलेंगे। सर इजाजत मिली आपको एहतजाज की? वैसे जमात इस्लामी को तो मिली हुई है, आपको मिली है सर? वो हमें कब मिलेगी? हमें तो इलेक्शन में उन्होंने कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी थी। मैं वही सोच रहा हूँ सर, आप कैसे एहतजाज की बातें कर रहे हैं सर? आपने देखा इस सारी बात के बावजूद जो रिजल्ट आया, 3 करोड़ वोट लोगों ने दिया।
और ढूंढ ढूंढ के दिया है कि कौन सा इमरान खान का कैंडिडेट है उसको वोट देना। पीटीआई का कौन है? ये बताइए, अता ताड़ का आज का स्टेटमेंट है कि सर पाक फौज और पीटीआई में कोई मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है, क्या कहेंगे? ना हो, सवाल ये है कि देखिए ये जिस कोशिश में लगे हुए ना, अभी तक तो उनको कामयाबी है कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के और फौज के दरमियान में एक नफरत का बीज बो दिया। ये खतरनाक तरीन और घिनौना खेल नून लीग ने खेला है पीडीएम की हुकूमत बनाने के बाद, लेकिन इसका बड़ा नुकसान होगा। पाकिस्तान के अवाम जो है वो पाकिस्तानी फौज से कोई नफरत नहीं करता, क्यों करेंगे? जो बंदा अपने अपने बच्चों का रिस्क काट के फौज का बजट पूरा करे, वो क्यों उनको दुश्मन समझेगा या उनकी मुखालफत करेगा? प्यार करेगा उनसे। ऑब्वियसली ये गरीब कौम ने इसी तरह किया। ये बताइएगा सर, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछना चाहता हूं मैं। यकीनन हम जानते हैं कि एक बड़ी शहादत हुई है ईरान में हमास के लीडर की, जिसके बाद से आपकी पार्टी की तरफ से, उमर अयूब साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई कि ऐसे खित्ते में बदअमनी होगी। आपकी नज़र में सर कितना इम्पैक्ट आप समझते हैं कि इस इवेंट के बाद आएगा खित्ते में? ईरान का जवाब कैसा होगा? और ये पाकिस्तान के लिए अब क्या ज़रूरी है कि वो वाजे करे कि वो इजराइल और अमेरिका की साइड पे है या फिर ईरान की साइड पे है? हमारी आज जोग्राफिकल लोकेशन की शायद इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी अगर हालात खराब हुए। बिल्कुल आपकी बात, आपका ये अंदेशा तो दुरुस्त है, लेकिन हमें क्लियर कट एक साइड पे आना पड़ेगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ा वाकया है और ईरान के साथ हमारे जो रवाबत हैं, और अभी आपको पता है कि जो अमेरिका सुपर पावर के बाद अब जो दोबारा से एक ग्रुपिंग शुरू हो रही है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नई तब्दीली आ रही है, और उस ग्रुपिंग के अंदर पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, ये चाइना और रशिया वाला जो ग्रुप नया बन रहा है उसमें शामिल होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सूरत में ये मामला बहुत आगे तक बढ़ जाएगा। और आपने अभी पीछे देखा था कि पुतिन जो है वो जाके नॉर्थ कोरिया को जाके मिलके आया, उसके प्रेसिडेंट को। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है ये आज तक ही, इसलिए ये इट कैन बी अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, आई टेल यू। ये इनको अंदाजा नहीं है इस बात का कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन सकता है यहाँ पर। ये इतना सर खौफ इस बात का है कि सर वॉर ऑन टेरर भी हमें गले में पड़ गई थी, लेने के देने पड़ गए थे। हमने अमेरिका का साथ तो दिया लेकिन अपने पड़ोसी को नाराज कर दिया, और आज तक वो हमसे नाराज है। और आज तक हम कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अफगानिस्तान से होती है। हम कभी अपने रिलेशंस, अपने ताल्लुकात बेहतर ही नहीं कर पाए अफगानिस्तान से। उसके बाद रशियन वॉर में हमारा कितना बड़ा किरदार अफगानिस्तान में कि तालिबान को पैदा हमारे लोगों ने किया। सैडली डू यू थिंक कि सर अगर इस सिचुएशन को भी सही तरह डील नहीं किया गया, फॉरेन ऑफिस ने और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं इसहाक डार साहब ने सिचुएशन को सही तरह डील ना किया, और पाकिस्तान ने उसी तरह का रवैया रखा जिस तरह वॉर ऑन टेरर में रखा था, तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा सर? देखिए, मुस्तकबिल तो नजर आ रहा है कि जब पाकिस्तान के इसहाक डार को उसकी माजी आपके सामने है, उसकी 164 की कन्फेशनल स्टेटमेंट आपके सामने है, और उसके बाद उसको डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बना देना, और उसकी आगे स्टेटमेंट, मतलब क्या वो पॉलिटिक्स को समझते हैं? ये लोग तो वो हैं, आप दुबई चले जाना, कोई साझदार की आपको वो स्काई हाई टावर नजर आएंगे जो पाकिस्तान की लूटी दौलत से बनाए हुए हैं। ये लोग इन्होंने तबाह किया ना, यही तो मुसीबत है हमारे। आंखें बंद करके हम अपना मुल्क का नुकसान करते रहे और अपना फायदा करते रहे, यही प्रॉब्लम हमारी रही है। अभी पहले अफगानिस्तान की जंग में आपने जो कुछ हुआ सो हुआ। अभी आपने काकर साहब को देखा कि काकर साहब ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जिनका सिर्फ इतना एजेंडा था कि आपने पाकिस्तान में फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड फ्री इलेक्शन करवाने हैं और मुआवनत करनी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और उन्होंने अपने इस इख्तियार से तजावुज किया जो कि सेक्शन 230 इलेक्शन लॉ 2017 के अंदर ये बड़ा क्लियर मेंशन है। और पहले वो पाकिस्तान की दौलत के खजाने पे हाथ मारा उन्होंने कि जहाज लेके अपने बच्चों को सैर कराते थे सारी दुनिया की। उसके बाद उन्होंने गंदम का आपने देखा कि वो
अहमद अवैस साहब, इससे बड़ी कुछ डिटेल्स ये भी है। निगरान हुकूमत ने सर अपने दौर में रिकॉर्ड 4000 अरब के कर्जे लिए बैंकों से सर। यही तो वजह थी कि सर वो लंदन से पेरिस जहाज घूम जाता है खाना खाने के लिए फैमिली के साथ। $1.5 मिलियन वहीं लग गए थे, $15 लाख। अंदाजा लगाइए, यही मैं आपको बताने लगा। फिर उसके बाद अफगानी जो थे महाजरीन यहाँ एक डेकेड होल्ड यहाँ बैठे हुए थे, उनको केस लेकर प्राइम मिनिस्टर का कोई काम नहीं था उनको हाथ लगाने का। अहमद अवैस साहब, मुझे आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है सर। आज फातिमा जिन्ना की 131वीं सालगिरह है सर, और मुझे आपकी जमात में और जो उनके साथ हुआ काफी सिमिलैरिटीज और कोइंसिडेंसेस इत्तेफाक नजर आ रहे हैं। उस पर एक सवाल आपसे पूछूंगा, लेकिन पहले सर मुझे प्रोड्यूसर साहब ने बोला है ब्रेक का वक्त है। प्लीज लेट मी टेक अ ब्रेक विद योर परमिशन व्यूअर्स, टेक अ ब्रेक। अवाम के वोट की ताकत से सूबे में कायम हुई अवामी हुकूमत। अवाम को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए NICVD, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ट्रॉमा सेंटर, SIUT, NICH जैसे कई दीगर अस्पताल बने और JPMC में दुनिया का वाहिद मुफ्त साइबर नाइफ रोबोटिक सर्जरी सेंटर कायम किया गया। मरीजों को बर वक्त भी सहूलियात और फौरी अस्पताल मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस सर्विस और मैयतों को मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू 1122 मैयत गाड़ी सर्विस। शहर की सफाई के लिए सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। शहर भर में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई। ट्रांसपोर्ट के निजाम की बेहतरी के लिए पीपल्स बस सर्विस, अब्दुल सत्तार ईदी, ऑरेंज लाइन BRT, EV बसेस, ग्रीन हाइब्रिड बसेस और खवातीन के लिए मुख्तस पिंक पीपल्स बस सर्विस का आगाज किया गया। मुस्तकबिल के मेहमानों की तालीम और तरबियत के लिए मुतादिद नए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और फनी तरबियती मरकज बनाए गए। आर्टिस्टिक बच्चों को यकसा मौके फराहम करते हुए एशिया का सबसे बड़ा ऑटिज्म सेंटर CR तामीर किया गया। रोशनियों के शहर कराची की मदहम होती रोशनियां बहाल करने के लिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद नए पार्क्स, पीपल स्क्वायर, स्ट्रीट लाइब्रेरीज बनाई गई और एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद रखते हुए न सिर्फ ककरी ग्राउंड, गिसरी फुटबॉल ग्राउंड की तज़ीयो आराइश की गई, बल्कि कई नए ग्राउंड्स, फुटबॉल और बॉक्सिंग क्लब भी बनाए गए। माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए कराची नेबरहुड प्रोग्राम का आगाज हुआ और शहर के बेशतर इलाकों में अर्बन फॉरेस्ट लगाए गए। आवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाते हुए सड़कों, फ्लाईओवर्स और अंडरपासेस का जाल बिछाया गया। कराची में स्टेडियम रोड, टैनरी रोड, जेबुलसा स्ट्रीट, फवारा चौक से गार्डन, 8000 रोड, कोडंगी में 12000 रोड, 16000 रोड, जौहर अंडरपास फ्लाईओवर। इसके अलावा शहर भर की अहम तरीन शाहराओं की तज़ीयो आराइश और तोसी की गई। सूबे की अवामी हुकूमत की जानिब से किए गए इन इक़दामात की बदौलत न सिर्फ अवाम के बेहतर हुए हालात जिंदगी, बल्कि बहाल हुई शहर कायद की रोशनियाँ। क्योंकि अवामी हुकूमत का मानना है कि कराची की तरक्की जमानत है पाकिस्तान की तरक्की की। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
जगत रंग टेंशन मजबूत बढ़ाएंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। डिस्कशन हम कर रहे थे। एडवोकेट अहमद अवैस साहब फ्रॉम पीटीआई हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, आज 131वीं सालगिरह है फातिमा जिन्ना की, और मैं समझता हूं फातिमा जिन्ना एक ऐसा किरदार है पाकिस्तान की सियासत में जिससे हर पाकिस्तान की औरत को एक इंस्पिरेशन मिलती है, एक ताकत मिलती है। वजह यह है कि फातिमा जिन्ना जुर्रत की एक ऐसी लाजवाब मिसाल थी। उन्होंने जिस तरीके से उस वक्त के आमिर का मुकाबला किया, उस वक्त के डिक्टेटर का मुकाबला किया, शायद उस वक्त अगर सोशल मीडिया होता या मीडिया इतना मैच्योर हो चुका होता तो उनकी मौत की वजह हमें मालूम पड़ जाती। लेकिन हकीकतन आज तक पाकिस्तान की तारीख की तमाम तर ज़्यादातर किताबों में जो अवेलेबल होती हैं उसमें यही लिखा गया है मिस्टीरियस डेथ। मालूम ही नहीं है हमें आज तक फातिमा जिन्ना की मौत कैसे वाक़ई हुई। हमें यह भी याद है सर कि फातिमा जिन्ना के ही पोलिंग एजेंट थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी बेटी आज 20 साल से जायद बांग्लादेश की वजीर आजम रह चुकी हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्राइम मिनिस्टर का दौर उनको मिल चुका है, और खैर बांग्लादेश का हाल भी उन्होंने क्या कर दिया। लेकिन जो फातिमा जिन्ना के साथ हुआ, मुझे लग रहा है तकरीबन काफी सारी चीजें एग्जैक्टली आपके साथ भी हो रही हैं, बस सोशल मीडिया ने बचा लिया है मिस्टीरियस डेथ से। सर, वुड यू अग्री? जी, आपकी बातें बड़ी माकूल हैं, और इसमें हिस्ट्री के हवाले से जो आपने बात की है वो बहुत मुनासिब है, क्योंकि फातिमा जिन्ना ने अपने भाई का कायद आजम का जो किरदार की उनका प्रताव, उनकी शक्ल, अक्स जो है उनके अंदर नजर आता है, जुर्रत का और आवाम के हकूक की हिफाजत के लिए अपने आप को जान की कुर्बानी के लिए भी पेश कर देना, यही उनका कमाल था। और वो उनका खड़ा होना जो था, और फिर आप जैसे भी आपने फरमाया कि वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में उस वक्त के मुजीबुर रहमान उनके पोलिंग एजेंट थे, इलेक्शन की कैंपेन की भी इंचार्ज थे। और आपने ये भी देखा कि यहाँ वेस्ट पाकिस्तान की निस्बत ईस्ट पाकिस्तान से उनको सीटें उनको बहुत मेजॉरिटी में वोट मिले थे। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि बंगालियों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के बनाने के अंदर। करेक्ट, करेक्ट। अब ये देखें ना सर, कितनी सिमिलैरिटीज हैं पीटीआई के साथ। सर, कितनी सिमिलैरिटीज हैं सर, ये देखें ना सर, आपने गिनवा दी काफी सारी। अब ये भी देख ले कि आपके लीडर पर पाबंदी है, फातिमा जिन्ना की किताब पर भी पाबंदी लगा दी थी सर। जी हाँ, पाबंदी लगे। आप देखें ना, आप देखिए, अभी आपने कहा कि मीडिया, आज का मीडिया होता तो फिर भी वो जो इस्टेब्लिशमेंट की ताकत है उसके आगे शायद वो भी सरनगू कर देता है। क्योंकि देखिए ना, अभी कोई कानून साजी नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का हुक्म। पीटीआई को सोशल मीडिया ने बचाया है सर, सोशल मीडिया ने। मीडिया तो चले दब जाता है, हम दब जाते हैं। आपको सोशल मीडिया का नाम भी ले सकता, वो बानी पीटीआई है सर, ऑफ कोर्स। सोशल मीडिया ना होता तो बानी पीटीआई भी मिस्टीरियस डेथ मर जाते सर, फातिमा जिन्ना की तरह। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। राइट, यकीनन। अब सवाल यही है कि सर, अब हम 70 की दिहाई से शायद आगे बढ़े नहीं है, आज भी वही हो रहा है मुल्क में जो 40-50 साल पहले हो रहा था। क्या ये बात आपके लिए सर परेशान कुन नहीं है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये स्टेगनेंसी है ना, ये स्टेगनेंसी है। खड़ा पानी जो है वो स्टिंकिंग हो जाता है, बदबूदार हो जाता है। ये स्टेगनेंसी इसी का नाम है। वो आबे रवां जो होता है उसमें आपको आज गंदा पानी निकल रहा है, कल को साफ निकलेगा। तो आप जब रास्ता रोक लेते हैं और उसमें अपने मर्जी के बंद बांधते हैं उसमें, और अपनी मर्जी से मामला को चलाते हैं, और आइन की तशरीह और आइन को जहां इस्तेमाल करना है वहां कर लिया, और जहां उठा के फेंक रहे हैं उठा के फेंक दिया, तो फिर मुल्क तो ऐसे नहीं चलते हैं, तबाह हो जाते हैं। और हो रहे हैं। हमारी इकोनॉमी कहाँ चली गई? आप बांग्लादेश की इकोनॉमी को देखें,
क्या इमरान खान 3 साल जेल में रहने के लिए तैयार हैं सर अगले? इमरान खान जो है बिल्कुल, मेरी भी उनसे, मैं कल भी मिलके आया हूं उनसे, वो बिल्कुल कमिटेड हैं कि मैं असूल पे खड़ा हूं, तो मैं इवन लाइफ लॉन्ग भी अगर मैं जेल में हूं तो मुझे उसमें परेशानी नहीं हो। चलें, ये मैं आपको बता, चलें, आपको लगता है कि पूरी जिंदगी भी वो जेल में गुजार लें, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होना? बस देखिए ना, ये असूल परस्ती की ये सोच की बात है कि हम कितनी आसाइश से जिंदगी गुजारते हैं और कितनी अपने आप को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं उस आसाइश के लिए की खातर, और कहाँ पे आप एक असूल परस्ती की जिंदगी करके खुद ऑफ कर लेते हैं। ये अपना, उसकी अपनी ऑप्शन है कि वो जेल में जाके चला गया क्योंकि उसने एक ऐसा रास्ता अख्तियार किया हुआ है, लेकिन असूली और कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता है ये। वैसे सर आज रऊफ हसन का भी सर एटीसी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। लगता यही है एक एक करके सब अंदर जाएंगे सर? चले जाए हम बिल्कुल, आपकी बातें जो है इसमें जरूर ऐसा होगा, लेकिन वो कोई, देखिए इन बातों से कोई जो है ना, मैं आपको बताऊं कि मामलात जो है वो सुधरेंगे तो नहीं ना। आप देखिए ना, मुल्क की इकोनॉमी कहाँ चली गई है। सर वो एफबीआर के चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया सर। वो एफबीआर में इस्लाहत ला रहे थे और एफबीआर के चेयरमैन ने बोला भाई मुझे अर्ली रिटायरमेंट दो, ये इस्लाहत आई तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आप देख लीजिए, आप देखिए कि मुल्क में एक धेले की इन्वेस्टमेंट कोई बात से लेके नहीं आ रहा। सर जो हमारे मकामी इन्वेस्टर हैं वो किडनैप हो जाते हैं, पुलिस एफआईआर नहीं काटती, 8-10 दिन के बाद बाहर आते हैं। जो इजराइल के प्रोडक्ट्स बैन करने के बाद लोकल प्रोडक्ट्स प्रमोट हुए, जिसमें पाकोला था, एक कॉल्सन था, दोनों को गैर मयारी डिक्लेयर कर दिया हुकूमत ने। तो हमारे अपने बिजनेसमैन बेचारों का हाल ऐसा हो गया है कि कहां से बाहर का बिजनेसमैन आएगा सर? आपने वो किताब आपकी नजर से नहीं गुजरी, अभी कुछ 2-4 साल पहले एक अमेरिका में किताब लिखी गई है, नो एग्जिट फॉर पाकिस्तान, डैनियल की। जी सर। और उस किताब में उसने कहा है कि तीन इंपॉर्टेंट इशू हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में हमारा इंटरेस्ट है, और साथ ही ये कहा है उन्होंने कि हमने आज से 70 साल पहले ये फैसला कर लिया था अमेरिका ने कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली डेवलप नहीं होने देना। बिल्कुल ठीक। और तीसरी बात उसमें लिखी उसने कि हमने ये भी फैसला कर लिया था कि पाकिस्तान की लीडरशिप को परचेज किया करेंगे, और ये इतने सस्ते बिक जाते हैं कि कुछ सिर्फ वीजों के ऊपर, कुछ अपने बच्चों के स्कॉलरशिप के ऊपर। किताब के अंदर लिखा हुआ है। यकीनन सर। एक और वो जॉन पर्किंस की थी ना, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक